सतपुड़ा पहाड़ियों के दामन में, जहाँ नर्मदा नदी की कल कल ध्वनि हर सुबह गांव वालों को जगाती थी, वहाँ था मधुवन गांव। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था, पर यहाँ की सबसे प्यारी और शांत आवाज थी आशा की। आशा 22 साल की एक सादगी भरी लड़की थी, जिसकी जिंदगी एक पुराने नियम के पेड़ की तरह थी, मजबूत, शांत और दूसरों को छांव देने वाली। उसके माता पिता नहीं थे। बचपन से ही उसने अपनी छोटी बहन रीना को पाला था, जो अब 18 की हो चुकी थी। चंचल, सपने देखने वाली और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने को बेताब। आशा अपनी छोटी सी फूलों की दुकान चलाती थी, जहां वह सुबह से शाम तक ताजे फूल गूंथती और उन्हें शहर भेजती थी, ताकि रीना की पढ़ाई और उनके घर का खर्च चल सके। रीना, उठ जा। सूरज कब का सिर पर आ गया। आज शहर से ज्यादा ऑर्डर है और तुझे अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए भी तो जाना है। देर हो जाएगी तो बस छूट जाएगी। बस 5 मिनट दीदी। आज फिर इतने सारे फूल। मुझे लगता है तुम्हें एक बड़ा बाग लगा लेना चाहिए, फिर हम दोनों रानी की तरह आराम करेंगे। बड़े शहर में जहाँ कोई काम न करना पड़े, बस घूमना फिरना हो। रानी की तरह आराम? हाँ, और फिर तेरी कॉलेज की फीस कौन भरेगा रीना? अभी तो तुझे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है, नाम कमाना है, फिर मैं आराम करूंगी। तेरा भविष्य ही मेरा आराम है। चल उठ, अब जल्दी से तैयार हो जा। सूरज निकल गया है। हर बार वही बातें दीदी। पढ़ाई, काम, पैसे, क्या हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं? गांव की दूसरी लड़कियां कितनी मौज मस्ती करती हैं, कपड़े पहनकर शहर जाती हैं, फिल्में देखती हैं। बस एक मैं और तुम ही हैं जो यहीं फंसे रहते हैं, इन फूलों और मिट्टी के बीच। मुझे यह सब नहीं चाहिए दीदी, मुझे आजादी चाहिए। मुझे भी शहर की चमक दमक देखनी है। रीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि आशा का प्यार उसके लिए कितना गहरा है, पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगता था कि आशा उसे एक पिंजरे में रखना चाहती है, उसे बड़े सपने देखने से रोक रही है। आशा जानती थी कि रीना के सपने बड़े थे, पर वह उसे किसी धोखे से बचाना चाहती थी। वह जानती थी कि गांव के बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक हो सकती है, खासकर उन लड़कियों के लिए जिनकी कोई मजबूत पीठ नहीं होती, जो किसी के सहारे के बिना अकेली होती हैं। आशा ने अपनी सिलाई का काम तेज कर दिया, पर उसके मन में एक अनजाना डर समा गया था। मधुवन गांव से कुछ मील दूर एक बड़ा शहर था, जहां से हाल ही में विशाल नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। विशाल गांव के सबसे धनी जमींदार का इकलौता बेटा था। उसका परिवार अपनी कुटिलता और जमीन हड़पने के लिए बदनाम था, पर विशाल अपनी मीठी बातों और शहर की आधुनिक चाल से गांव वालों को प्रभावित करना जानता था। वह देखने में स्मार्ट और बोलने में बहुत मीठा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके छुपे इरादों को दर्शाती थी। विशाल ने शहर में रहकर धोखाधड़ी और चालबाजियां सीख ली थीं। उसकी नजरें गांव के बाहरी इलाकों पर थीं, जहां सरकार ने एक बड़ा प्रोजेक्ट लाने की घोषणा की थी, जिससे जमीनों की कीमतें आसमान छूने वाली थीं। आशा और रीना की फूलों की दुकान के पास वाली जमीन भी उसी इलाके में आती थी, और विशाल इसी जमीन पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि यह जमीन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन रीना कॉलेज से लौट रही थी। धूप तेज थी और वह थकी हुई थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात विशाल से हुई। विशाल को रीना की सुंदरता और उसकी चंचल अदाएं पसंद आ गई थीं, और वह जानता था कि रीना की दीदी आशा ही उसकी कमजोरी है। आशा अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे रीना, कहाँ जा रही हो? इतनी सुंदर लड़की को कभी गांव में अकेले नहीं घूमना चाहिए, और तुम तो दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हो। शहर की लड़कियां भी तुम्हारे आगे फीकी लगती हैं। कहीं नहीं, बस कॉलेज से लौट रही थी। और आप यहाँ कैसे? मैं तो बस यूं ही टहल रहा था। गांव में तुम्हारे जैसी कोई अच्छी दोस्त है ही नहीं जिससे बात कर सकूं। सब पुराने ख्यालात के हैं। सुना है तुम शहर में पढ़ाई करना चाहती हो और कुछ बड़ा करना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पिताजी का शहर में बड़ा कारोबार है। मैं तुम्हें वहाँ अच्छी नौकरी दिलवा सकता हूँ। तुम्हें शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है, पर बदले में तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। मदद? कैसी मदद?
मैं कुछ भी कर सकती हूँ शहर जाने के लिए। मुझे बस यहाँ से निकलना है, दीदी की डांट और इस गांव की गरीबी से दूर जाना है। तुम्हारी दीदी की फूलों की दुकान के पास वाली जमीन, उसके कागजात थोड़े पुराने हैं, उन्हें अपडेट करना है। असल में सरकार कुछ पुरानी जमीनों का रिकॉर्ड दुरुस्त कर रही है और अगर वो कागजात ठीक न हुए तो तुम्हारी दीदी की दुकान भी छिन सकती है और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझे उन कागजातों को व्यवस्थित करने में मदद करो तो शहर में तुम्हारी जगह पक्की, तुम्हें एक शानदार जीवन मिलेगा। ये तुम्हारे परिवार के लिए भी अच्छा होगा। पुराने झंझट खत्म हो जाएंगे और तुम दोनों का भविष्य बन जाएगा। तुम्हें बस कुछ दस्तखत करवाने होंगे तुम्हारी दीदी से और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ तुम्हारे। ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। रीना को विशाल की बातें बहुत लुभावनी लगी। उसे लगा कि यही वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रही थी। उसे लगा कि यह भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो उसे गरीबी से बाहर निकालेगा। उसने तुरंत हाँ कह दी, यह न समझते हुए कि वह किस जाल में फंसने जा रही थी। उसे लगा अब उसे आशा की बातें नहीं माननी पड़ेंगी और वह शहर जाकर अपनी आजाद जिंदगी जी पाएगी और अपनी दीदी की मदद भी कर पाएगी। उसे लगा कि विशाल एक सच्चा दोस्त है जो उनके परिवार के लिए अच्छा सोच रहा है। रीना की विशाल से बढ़ती दोस्ती और उसकी रातों रात बदली चाल ढाल से आशा चिंतित होने लगी। रीना अब ज्यादा देर तक घर से बाहर रहने लगी थी और उसकी बातों में भी शहर की चकाचौंध झलकने लगी थी। वह आशा से जमीन के कागजातों के बारे में पूछने लगी थी। गांव में भी कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग आशा की दुकान पर आते और दबी जुबान में रीना के बारे में बात करते। कुछ लोग तो खुलेआम ताने भी मारने लगे थे। एक दिन गांव की पुरानी दादी ममता देवी आशा के पास आईं, जिनकी आंखों ने कई वसंत देखे थे और जो हर गांव वाले की कहानी जानती थी। बेटी आशा, तुझे पता है रीना किससे मिलने लगी है? मैंने आज उसे उस जमींदार के बेटे विशाल के साथ गांव के मंदिर के पास देखा। वे दोनों कागजातों की बातें कर रहे थे। वे खुश दिख रहे थे। तू तो जानती है विशाल का परिवार कैसा है। उनके बाप दादाओं ने कितने लोगों को लूटा है। उनका खून ही लालच से भरा है। उस विशाल की नीयत कभी साफ नहीं रही। पता नहीं रीना उससे क्यों मिलने लगी है। तू उसे मना करना। वे लोग ठीक नहीं हैं। वे तेरी भोली बहन का फायदा उठा सकते हैं, उसकी मासूमियत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं दादी, शायद ऐसे ही रास्ते में मुलाकात हो गया होगा। वो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं करती है। आपका बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उसे संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। मेरी रीना इतनी नासमझ नहीं है। आशा ने ममता देवी के सामने खुद को शांत दिखाया, पर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसे रीना पर शक होने लगा था और एक अजीब सा डर उसे घेर रहा था। वह जानती थी कि विशाल के परिवार का इतिहास कैसा है। शाम को जब रीना घर लौटी तो आशा ने उससे बात करने की कोशिश की, पर इस बार उसकी आवाज में पहले से ज्यादा दृढ़ता थी और उसकी आंखों में सवाल थे। रीना, मैंने सुना तू आज विशाल से मिली थी। तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई उससे मिलने की जो तू उससे ऐसे गांव में सबके सामने मिलने लगी है? अरे गांव के लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं और बाद में बोलेंगे हम लालच के चलते अपने से ज्यादा हैसियत वाले लोगों से मिलने लगे हैं, अपना ईमान बेच रहे हैं। और वो विशाल, वो भी इतना ठीक नहीं है। तू क्यों मिल रही है उससे? कौन से कागजात की बात कर रहा था वो? दीदी, क्या किसी से मिलने के लिए भी तुम्हें इजाजत लेनी होगी? क्या मैं एक बच्ची हूँ? और तुम्हें क्या तकलीफ है विशाल से? वो कितना अच्छा है। उसने मुझे शहर जाने का रास्ता दिखाया है। तुम्हारी तरह मेरे सपनों पर पानी नहीं फेर रहा। वह हमारी जमीन के कागजात ठीक करवा रहा है, जिससे तुम्हें भी फायदा होगा। सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कागजात? कौन से कागजात? मैंने तो कभी कोई कागजात ठीक करने की बात नहीं की। ये किस तरह के कागजात हैं? रीना, तू मुझे गलत समझ रही है। मैं क्या तेरी गैर हूँ? मैं भी चाहती हूँ तू एक अच्छी जिंदगी जी और इसीलिए तो दिन रात मेहनत करती हूँ। लेकिन रीना, तुझे भी तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा। तुझे खुद को समझ होनी चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। विशाल और उसके परिवार पर कभी भरोसा मत करना। उनके दिल में सिर्फ जमीन और पैसे का लालच है, इंसानियत नहीं। मैं जानती हूँ दीदी, तुम मेरे भले के लिए ही बोलती हो, लेकिन तुमको लगता है मैं बदल गई हूँ। लेकिन दीदी, बदल तो तुम गई हो।
पता नहीं इन दिनों तुमको क्या हो गया है। तुम मुझ पर ज्यादा सख्त हो रही हो। तुम मुझे आजादी क्यों नहीं देना चाहती? और तुम जो यह कह रही हो विशाल के बारे में, मैं विशाल से मिलने नहीं गई थी। मैं तो बस ऐसे ही कॉलेज से लौट रही थी, तभी विशाल दिखा और हम बचपन में साथ में खेले हैं, तो इसीलिए उसे थोड़ी देर बात कर ली, तो क्या गलत हो गया? और कागजात की बात, वो बस पुरानी जमीनों के रिकॉर्ड की बात कर रहा था, ताकि सरकार की तरफ से कोई दिक्कत न आए और हमारी दुकान बची रहे। बात गलत और सही की नहीं है। गांव में सब जानते हैं विशाल का परिवार कैसा है। उसके पिता और दादाजी ने बहुत से गरीब गांव वालों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कईयों की जमीनें छीनी हैं। और मैं जानती हूँ विशाल भी वैसा ही है। उनके पास पैसे हैं पर दिल नहीं। उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई चाल जरूर होती है। दीदी, तुम क्यों ऐसे बार बार बोल रही हो? तुमने कितने समय बाद विशाल को देखा है, तो तुमको कैसे पता चला कि विशाल बुरा है? और हाँ दीदी, तुम जो उसे बुरा बोल रही हो, पता है वो तुम्हारे बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोलता, उल्टा तुम्हारी तारीफ करता है। वो उसने कहा कि तुम कितनी मेहनती हो, कितनी अच्छी हो, और तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। लेकिन रीना, तू समझ, क्या पता उसका कुछ चाल हो। कोई भी आदमी बिना मतलब के इतना भला नहीं बनता, खासकर वो लोग जिनके पास बहुत पैसा होता है। और उसकी तारीफें सिर्फ एक जाल हो सकती हैं। दीदी, बस तुम ये बेकार की बातें सुनाने के लिए मुझे सोने से रोक के रखा है क्या? बंद करो विशाल के बारे में बात करना। मैं बस उससे मिली थी, उससे ज्यादा कोई और रिश्ता नहीं है उसके साथ। मैं तुम्हारे प्यार में अब कैद नहीं रहना चाहती। अब मुझे सोने दो और तुम भी सो जाओ दीदी। सुबह तुम्हें दुकान भी तो खोलनी है, काम पर जाना है। रीना बेरुखी से अपनी दीदी से बात करके सोने चली गई। उसने आशा से मुंह मोड़ लिया। आशा को अपनी बहन की ऐसी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि रीना विशाल के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसे अपनी जान से प्यारी रीना के लिए डर लगने लगा और अपनी लाचारी पर गुस्सा आया। यही सब सोचकर आशा भी दुखी मन से सोने की कोशिश करती है। उसकी आंखें नम थीं। अगले कुछ दिनों तक दोनों बहनों के बीच चुप्पी छाई रही। उनके बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी। रीना विशाल और उसके पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। वह अक्सर घर के पुराने जमीन के कागजातों को खंगालती और आशा से दस्तखत करवाने की बात करती रहती, यह सोचे बिना कि वह क्या कर रही थी। आशा अपनी बहन को बचाने के लिए अंदर ही अंदर कोई रास्ता ढूंढ रही थी, पर उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। एक दोपहर रीना विशाल के घर गई। उसने सोचा था कि वे शहर जाने के प्लान पर बात करेंगे और विशाल उसे शहर में नौकरी दिलाने के लिए जरूरी कागजात देगा। उसने कुछ कागजात अपने साथ भी ले लिए थे जिन पर आशा के दस्तखत करवाने थे, पर वहां उसने कुछ ऐसा सुना जिसने उसकी दुनिया हिला दी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विशाल और उसके पिता बलराम जमीन के कागजातों और अपने अगले दांव पर बात कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। बेटा विशाल, मान गया तुझे। तूने तो मेरा काम कर दिया। उस बेवकूफ रीना को अपने जाल में फंसा लिया। उसे लगा कि हम उसकी मदद कर रहे हैं, कि हम उनके शुभ चिंतक हैं। बस एक बार ये फूलों वाली जमीन हमारे नाम हो जाए, फिर सरकार का प्रोजेक्ट भी आ जाएगा और हम करोड़पति। यह जमीन ही असली खजाना है। इसकी कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में होगी। और वो दोनों बहनें, उन्हें क्या पता, वे तो बस फूलों से गुजारा करती हैं। हाँ पिताजी, रीना बहुत भोली है, नादान है। उसे बस शहर जाने का सपना दिखाया, बड़े बड़े सपने दिखाए, और वो अपनी दीदी से लड़कर खुद ही हमें कागजात दे रही है और दस्तखत करवा कर ला रही है। दीदी आशा थोड़ी तेज है, उसे जाल में फंसाना मुश्किल था, इसीलिए रीना को मोहरा बनाया। उसे कहाँ पता कि ये सब जमीनें पुश्तैनी हैं, जिसके लिए हम इतने साल से तरस रहे थे। ये कागजात अगर हमारे नाम हो गए तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा और उन बहनों के पास कुछ नहीं बचेगा। बस एक बार उसके दस्तखत मिल जाए और आशा के भी, फिर वो आशा भी कुछ नहीं कर पाएगी। उनका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वे सड़क पर आ जाएंगी। रीना का दिल जोरों से धड़क उठा, जैसे वह सीने से बाहर आ जाएगा। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। शहर जाने का सपना, विशाल की मीठी बातें, उसका प्यार का नाटक, सब एक कड़वी सच्चाई में बदल गईं। विशाल का हर शब्द उसके कानों में झर घोल रहा था। उसे अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया।
अपनी दीदी आशा की बातों पर विश्वास न करने का पछतावा हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर इस बार ये दुख के नहीं बल्कि अपनी नासमझी और धोखे में आने के थे। उसने सोचा, मैंने अपनी दीदी की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया। वह तुरंत बाहर आई और गुस्से में दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज में दर्द, क्रोध और गहरी निराशा थी। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, तुम लोगों पर भरोसा किया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी माँ जैसी दीदी से झगड़ा किया और तुमने मेरे परिवार को लूटने की साजिश रची। तुम लोग इंसान नहीं, राक्षस हो। तुम लोगों ने मेरा और मेरी दीदी का घर छीनने की कोशिश की, मुझे मोहरा बनाया। नहीं नहीं रीना, तुम हमें गलत समझ रही हो। हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे थे। ये सिर्फ कागजी कार्यवाही थी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। बस, अब बहुत हो गया। मैंने अपनी माँ जैसी दीदी से झगड़ा किया, उन पर शक किया, उस इंसान के लिए जो मुझे अपना मानता था। तुम्हारे लिए मैंने अपना घर, अपनी दीदी, सब कुछ दांव पर लगा दिया। तुम लोगों का हर शब्द एक झूठ था, एक जाल था। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। बहुत जल्द तुम लोगों की पापों की सजा तुमको भगवान देंगे। ये मेरी दिल से तुम लोगों के लिए बद्दुआ है। तुम लोग कभी खुश नहीं रह पाओगे, जैसे आज तुमने मेरा और मेरी दीदी का दिल दुखाया है। मैं तुम लोगों का फैसला भगवान पर छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझ में तुमसे लड़ने की ताकत नहीं है। पर मैं तुम्हारी ये साजिश कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरे पास अभी भी कागजात हैं। रीना वहां से भाग गई। उसके कदम फूलों की दुकान की ओर बढ़ रहे थे, जहां उसकी दीदी आशा उसका इंतजार कर रही थी। विशाल और बलराम के चेहरे पर अपनी इज्जत गंवाने का डर और सारी मेहनत बेकार जाने का गम साफ दिख रहा था। उनकी आंखों में अब हार और बदले की भावना थी। उन्होंने देखा कि रीना अभी भी कुछ कागजात लिए हुए थी और उनका प्लान अधूरा रह गया था। रीना सीधे अपनी दीदी की फूलों की दुकान पर पहुंची। आशा शाम के लिए फूल गूंथ रही थी। उसका मन अशांत था। रीना को देखते ही आशा समझ गई कि कुछ गलत हुआ है। रीना का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसकी आंखें सच्चाई का बोझ लिए थीं। दीदी, मुझे तुम माफ कर दो। मैंने तुम्हारा अपनी बातों से बहुत दिल दुखाया है। मैं कितनी नासमझ थी, कितनी अंधी थी अपने सपनों में। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, तुम्हारी हर बात को गलत समझा। मैं अब समझ गई हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही सोचती थीं। तुम ही मेरी सच्ची शुभचिंतक हो। आज अगर मैं अपनी आंखों से विशाल की सच्चाई नहीं देखती तो हमेशा आपको ही गलत समझती रहती और हम सब कुछ खो देते। भगवान ने मुझे उनकी सच्चाई दिखाकर सही रास्ता दिखा दिया। दीदी, ये देखो, ये कागजात, ये हमारी जमीन के असली कागजात हैं। विशाल इन्हें हड़पना चाहता था। मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ दीदी। अरे पगली, अपनी बहन से भी कोई माफी मांगता है क्या? तू तो मेरी अपनी जान है, मेरे दिल का टुकड़ा है। अब तुझसे क्या नाराजगी रखूंगी। मुझे पता था कि तू एक दिन सच्चाई जरूर समझेगी और तू कभी गलत नहीं हो सकती। बस तू हमेशा मेरी बात मानना। मैं तुझे हमेशा इस दुनिया के गलत लोगों से रक्षा करूंगी। तू तो मेरी छोटी बच्ची है और तू हमेशा रहेगी। तुम बहुत महान हो दीदी। मेरे इतना दुख देने के बाद भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं अब समझ गई हूँ कि हमारा सच्चा धन यह जमीन या शहर नहीं, बल्कि हमारा परिवार और हमारा प्यार है। इस दुकान में जो खुशबू है वो किसी महल में नहीं। मैं कभी अपने हैसियत से बड़े सपने नहीं देखूंगी जो हमें अपनों से दूर कर दें। मैं तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी दीदी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, फूलों की दुकान चलाऊंगी और हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। हाँ रीना, ये फूलों की दुकान ही हमारी पूरी दुनिया है। इसी में हमारी खुशियाँ, हमारे माँ बाबूजी की यादें हैं। हम इसे बचाएंगे और यहीं रहकर मेहनत करेंगे। हमें किसी विशाल या किसी शहर की जरूरत नहीं। हमारा प्यार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। ठीक है दीदी, अब हम दोनों फिर से नई शुरुआत करेंगे और अपनी इसी छोटी सी दुनिया में खुश रहेंगे। और दीदी, मैं विशाल जैसे लोगों से भी बहुत दूर रहूंगी। उसके जैसे लोग हम जैसे अनाथों को लूटने के फिराक में रहते हैं। मैं अब किसी पर ऐसे ही भरोसा नहीं करूंगी। हाँ रीना, हम ऐसा ही करेंगे। और तू विशाल जैसे लोगों की फिक्र मत कर। वे लोग जो हम दो अनाथों के साथ बुरा करने की कोशिश कर रहे थे, भगवान उन लोगों के साथ ही बुरा करेंगे। देख लेना तू, एक दिन वे लोग जरूर हमसे माफी की गुहार लिए हमारे पास आएंगे
सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है रीना। धीरज रखने वालों की जीत होती है। आशा और रीना ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनके चेहरे पर अब शांति और विश्वास था। मधुवन गांव में एक बार फिर सूरज चमक उठा था और आशा व रीना की फूलों की दुकान में रिश्तों की डोर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। रीना ने अपनी दीदी के साथ मिलकर फूलों की दुकान को और बढ़ाने में मदद की। वह अब कॉलेज से लौटकर तुरंत दुकान पर आ जाती और आशा की मदद करती। वे रोज सुबह जल्दी उठती, ताजे फूल चुनती, नए नए गुलदस्ते बनाती और शहर में नए ग्राहकों से भी जुड़ने लगी। धीरे धीरे उनकी दुकान गांव में ही नहीं बल्कि पास के शहरों में भी मशहूर हो गई। उनकी फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। गांव के लोग भी उनकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देते। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा धन प्यार और विश्वास में है, न कि किसी लालची दुनियावी मोह में। उन्होंने मिलकर अपने छोटे से घर को फिर से खुशियों से भर दिया, जहां हर सुबह ताजे फूलों की खुशबू के साथ उनकी मजबूत होती बॉन्डिंग की भीनी भीनी महक भी फैलती थी।